हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भाई। लक्ष्मी नारायण, राम प्रसाद, जीतराम, राकेश भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। पुष्पेंद्र भाई गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, सबसे पहले सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। यूपी से प्रेम भाई बहुत बढ़िया, सबको नमस्कार। रिंकेश मीणा, हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन हो रही है? नहीं नहीं, क्यों टेंशन कर रहे हो मेरे भाई? खुश रहो, टेंशन नाम की चीज को आसपास मत भटकने दो। हाँ भाई हरकेश, एक बार जितने भी अपने ग्रुप है उसमें शांति पूर्वक ढंग से एक बार शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने एक छोटी सी जिम्मेदारी आपकी ले रखी है और वो जिम्मेदारी ये है कि 2024 के अंदर टीसीएस ने, जो कि परीक्षा करवाती है रेलवे की, टीसीएस ने 62 पेपरों का सॉल्यूशन करवाया था और उन 62 पेपरों को हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। जो भाई मेरे साथ लेट जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं एक बार, रेगुलर ढंग से हमारी जो क्लासें होती है ये 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक चलती है। क्लास का टाइम 8 बजे से लेके 9:15 बजे का है। दोस्तों, आज हमारा पेपर नंबर 25 का सॉल्यूशन है। इससे पहले हम 24 पेपरों का सॉल्यूशन करा चुके हैं। एक बार वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से वहां पर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। दोस्तों, आज का ये जो पेपर होगा ये रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ये 10वां पेपर है मेरे भाई। जी हां, 15 पेपर लोको पायलट के थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 23 पेपर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के हम कर रहे हैं और इन पेपरों के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, जिस भी भाई को साइंस पढ़नी है एक बार जरूर देख ले। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि ये साइंस आपकी किस्मत बदल दे मेरे भाई, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। कंप्लीट साइंस, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आप इस बैच को 399 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा बैच लाइव चल रहा है और आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड भी हम वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। जी हां, ऑफर लगा हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए, शानदार सा ऑफर चल रहा है। ये मेरी हाथ से लिखी गई फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब है और ये हाथ से लिखी गई बायोलॉजी की किताब है। आप इनको हमारे डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। जी हां, पूरा किताब एनसीईआरटी से लिखा गया है। दोस्तों, ये पेपर है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, 26/12/2024 का ये पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और कुल मिला के ये पेपर नंबर 10वां होगा दोस्तों। तो अगर आप रेडी है तो एक बार मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया हो तो, ताकि हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। रेडी है भाई? जी हां, बुक आ जाएगी, कहीं नहीं है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, बुक भी पहुंच जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन यह है, गिलहरी, पहला क्वेश्चन सीधा सा है, टेंशन नहीं करे। गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होती है? दोस्तों, क्वेश्चन को केवल उल्टा सीधा फराया गया है, बाकी का क्वेश्चन की भाषा वही है, समझ लीजिए, क्वेश्चन कठिन नहीं है। अगर मैं यहां पे गिलहरी की जगह मनुष्य लिख देता तो कहानी टोटल ही ओके हो जाती। मेरे भाई, पहले तो मैं ये बता दूं, गिलहरी एक स्तनधारी जीव है
गिलहरी एक स्तनधारी जीव है मेरे भाई। जिस तरह से हम भी स्तनधारी है, गिलहरी भी एक स्तनधारी जीव है मेरे भाई। मनुष्य के अंदर वही हार्मोन है, आदमी को तनाव आता है, गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। प्यारे विद्यार्थियों, ये एड्रिनलिन हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन है जो तनाव और गुस्सा के समय निकलता है। तनाव गुस्सा के समय निकलता है प्यारे विद्यार्थियों। जी हां, यही तो हार्मोन है। ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। जी हां, ये गिलहरी की बात कर लो चाहे हमारी बात कर लीजिए मेरे भाई, गिलहरी को भी डर लगता है, वो भी डर की वजह से भागना चाहती है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिन। जी हां। क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलीय दर्पण के एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान है? रिपीट हो रहे क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये एक गोलीय दर्पण है। आपको पता है गोलीय दर्पण का जब आधा हिस्सा हम कट कर लेते हैं, आधा हिस्सा हम कट कर लेते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। भैया ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ में इसको हम एम और एन से लिख लेते हैं। अब कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ये रहा परावर्तक पृष्ठ का व्यास कौन सा है, ये रहा ये भाई यहां से लेके ऐसे घूम के आओ, यहां से यहां तक ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसका ये व्यास है, इसका ये व्यास है, इसका ये व्यास क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? हम द्वारक कहते हैं दोस्तों। ये द्वारक ही तो है, एम और एन, ये पूरा द्वारक है, ये ही परावर्तक पृष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन चेक करिए। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? चालक का प्रतिरोध कैसा बढ़ेगा? ठंडे दिमाग से क्वेश्चनों को पढ़िए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, और आए हुए क्वेश्चन है टोटली। प्रतिरोध, निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, लंबाई कम करके, चालकता वाली सामग्री का प्रयोग करके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करके, प्रवाहित होने वाली धारा को कम करके। भैया अभी बात जो है ना धात्विक चालक की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक लाइन पढ़ी है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध भी घट जाएगा। एक और चीज पढ़ी है, प्रतिरोध जो है ना वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ सर, अब बात समझ में आई। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर देंगे, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ए कम करो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ए कम करो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को पकड़िए। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करके हम प्रतिरोध का मान बढ़ा सकते हैं। ये अपनी कक्षा 10वीं का जो 12वां चैप्टर है विद्युत धारा वाले चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई, राम प्रसाद जी भाई पचवारा से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ जाती है? समय खराब, एक क्रियाशील धातु है, खुले में रख देते हैं आग लग जाती है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। वफरिंग आ रही है हल्की सी मेरे भाई, कोई नॉर्मल वफरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रकोप वाला काम नहीं है, प्रकोप वाला वफरिंग नहीं है, नॉर्मल सा वफरिंग है। तो ये कभी कभी इंटरनेट की वजह से आ जाती है दिक्कतें, बाकी का सब कुछ ओके है, घबराना नहीं है। भैया सोडियम की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, खुले में छोड़ देते हैं आग पकड़ जाती है, इसलिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, जरूरत पड़ती है तो हम निकाल देते हैं। अगला, एक बहुकोश के जीव, अच्छे से पढ़ना, एक कोश के नहीं, एक बहुकोश के जीव स्पाइरोगायरा, एक बहुकोश के जीव होता है स्पाइरोगायरा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके एक नया जीव विकसित कर लेता है। जनन की इस विधि को खंडन विधि तो कहते हैं। ये स्पाइरोगायरा है मेरे भाई,
स्पाइरोगायरा में खंडन विधि काम में आती है। जैसे ये कोई टुकड़ा है, ये अलग होकर एक नया जीव देह बना लेता है, इस विधि को कहते हैं खंडन विधि। साफ सुथरा है, नहीं मुकुलन नहीं मेरे भाई, खंडन विधि बोलते हैं इसको। स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन विधि चलती है मेरा भाई, खंडन विधि चलती है। एनसीईआरटी खोलिए दोस्तों, पुनर्जनन और खंडन में थोड़ा सा अंतर है, आपको ये याद करना पड़ेगा। स्पाइरोगायरा के अंदर चलती है खंडन विधि, ये बहुकोश के जीवों में लगती है विधि। मेनली शब्द को पकड़िए, ये विधि बहुकोश के जीवों में लगती है दोस्तों। और आप जो कह रहे हो ना पुनर्जनन की जो विधि है, ये किस में लगती है? प्लेन एरिया के अंदर, प्लेन एरिया के अंदर लगती है पुनरुद्ध भवन की विधि या पुनर्जनन की विधि। ये एक लिस्ट बना लो यार। देखो बाकी आपकी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि एक क्वेश्चन लैंगिक और अलैंगिक जनन से हर बार आ रहा है, तो लिस्ट बना के बैठ जाइए इसकी। अगला क्वेश्चन है, पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान करनी है। भैया पहले भी आया ये क्वेश्चन, तो फिर वापस रिपीट किया है, सुनिए। जिब्रेलिन हार्मोन क्या कोशिका विभाजन में वृद्धि? नहीं, कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन काम में लेते हैं, गलत हो जाएगा। जिब्रेलिन हार्मोन वृद्धि को रोकता है, सही बात है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, सही है। एवेसिक्स हार्मोन जो है, एवेसिक्स हार्मोन तने की वृद्धि में सहायता करता है। हाँ, वी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एवेसिक्स वृद्धि को रोकता है। सी पकड़ो भाई, एक बार सी पकड़िए, जितने भाई लाइव है एक बार सी पकड़िए, सी पकड़िए मेरे भाई। एवेसिक्स हार्मोन जो है वो वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एवेसिक्स हार्मोन। सी को पकड़िए। कैसे गलत कर रहे हो आप भैया? एवेसिक्स हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वृद्धि को रोकने का काम करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जिब्रेलिन और ऑक्सिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है ये वृद्धि में हेल्प करते हैं। सी पकड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ इसको मोस्ट में ले जाना। जिस भी भाई को विज्ञान पढ़नी है, समय निकालिए और विज्ञान को पढ़िए। एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी पढ़िए, चाहे आप खुद पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, किसी स्कूल में जाके पढ़िए, लेकिन एक बार एनसीईआरटी को 9वीं 10वीं को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा मेरा भाई। कभी भी पढ़ ले, ये जिम्मेदारी आपकी है। देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन ये है, समझने की कोशिश करना। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त। जब प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, समझने इस क्वेश्चन को, आप अपना जवाब देते रहिए। इसको नियम से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि आपतन कोण की जा, ये होता है कोण आई, ये है कोण आर। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ठंडे दिमाग से समझिए। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो इतना तो पता है कि वो अभिलंब की ओर झुकती है, झुकती है, झुकती है, झुकती है, झुकती है, झुकती है। ठीक है सर। अब उन्होंने कहा है कि साइन आई मतलब आपतन कोण की जा बटे साइन आर अपवर्तन कोण की जा का अनुपात कितना होगा। एक बात, छोटी सी बात बोल रहा हूं, अपने देसी दिमाग से समझना मेरा भाई। कोण आई, ये वाला कोण क्या है? ज्यादा है, यहां पर ये वाला कोण ज्यादा है और ये वाला कोण कम है। देसी भाषा में सिखा रहा हूं, देसी भाषा मेरे भाई। ये वाला मान
कोण आई का मान ज्यादा है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं इसको 10 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए 10 मान लेता हूं, ये मान ज्यादा, ये नीचे वाला कम है, थोड़ी देर के लिए इसको 9 मान लेता हूं। मतलब ज्यादा वाले मान में समझाने के लिए बात कर रहा हूं, कम वाले मान का भाग देंगे तो उत्तर का मान 1 से ज्यादा होगा, उत्तर 1 से ज्यादा प्राप्त होगा, 1 से अधिक। स्थिरांक का जो मान है वो 1 से क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। कैसे कर रहे हो आप इसको भाई साहब? स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इस कंडीशन में बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ये वाला कोण ज्यादा है, ये वाला कम है, ज्यादा में कम का भाग देंगे, ज्यादा में कम का भाग देंगे, उत्तर 1 से ज्यादा आएगा, उत्तर 1 से ज्यादा आएगा। अपनी खोपड़ी को चला मेरा भाई, परीक्षा में बैठेगा ना तब पता लगेगा भाई साहब, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। देसी भाषा में भाई साहब, प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? वो बोल रहा है विरल से सघन माध्यम की ओर। अगर ये उल्टा बोल जाता तो चीजें फिर उल्टी हो जाती। अगर ये उल्टा बोल देता, कल की वो बोल देता सघन से विरल, तो उत्तर 1 से कम आता, क्योंकि चीजें उल्टी हो जाती। हाँ भाइयों, देसी तरीका से समझाया है। यदि अभी भी नहीं समझ में आए तो दो दो तुक्का मारो, तुक्का मारो विधि, तुक्का मारो विधि। वो कह रहा है साइन आई बटे साइन आर का मान क्या आएगा? अगर वो कहता कि स्नेल का नियम क्या कहता है, तो स्नेल का नियम यही है, साइन आई बटे साइन आर का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है। हाँ भाई, जितने भाई लाइव है एक बार जल्दी से यस नो का मैसेज करिए और अपने सभी मित्रों को जोड़ दीजिए। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। हमारा काम है प्रैक्टिस का। दुनिया भर के पेपर करो, चाहे वो लोको पायलट का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, आपका एक ही काम बचता है जिसका नाम है प्रैक्टिस। पढ़िए, पढ़ना एक अलग काम है और मेरे भाई हम कर रहे प्रैक्टिस। चलिए भाई, सोहन कुमार बिहार से, बहुत बढ़िया मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं भटकना है इसमें। ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, किनारों के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादप के रूप में विकसित होती है। मेरे भाई, ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है ना, ब्रायोफिल्म की पत्ती के साइड में से ऐसी कुछ संरचनाएं निकलती है जिनको हम पर्णकलिकाएं कहते हैं। और जब ये गिरती है जमीन के ऊपर तो इसी से नया पौधा बन जाता है। इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, प्रोपेग्यूल्स। कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्यों समय खराब कर रहे हो मेरा भाई? प्रजनन की ऐसी विधि को, जैसे आलू के अंदर जो आंख होती है, आलू की आंख, अदरक, प्याज, तो भैया ये है आपके कायिक प्रवर्धन विधि का यहां पर उपयोग होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन कीजिए। गलत मत फंसिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम सही है, प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर सही है। सही तो पूछ रहा है वो, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर। मेरे हिसाब से तो यही सही है। फिर आगे क्या बात करनी है? आगे क्यों बढ़ रहा है जब आपको पता है प्रतिरोध RABI। प्यारे विद्यार्थियों, ये है वोल्ट प्रति एम्पियर, बोले तो ओम। इधर प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L। प्यारे विद्यार्थियों, काटा पीटी करेंगे, मात्रक बचता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ए राइट है, आगे मत बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रारंभिक वेग u g h किसी वस्तु को क्रमशः प्रारंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई, तो इसका अंतिम वेग v ज्ञात करने के लिए किसका? भैया, गति के समीकरणों की बात हो रही है तो आपको अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v² बराबर u² प्लस 2gh, ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये आपका अपना फॉर्मूला है गति का नियम का। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट, ये फॉर्मूला ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ये चलता है माइनस में। v² बराबर u² माइनस
2GH। अब इन्होंने एक बार चेक कर लीजिए, इसको आप यू स्क्वायर को इधर ले आइए, हाँ भाई, या फिर इसको इधर लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। कौन सा फॉर्मूला सही है? अरे भाई इसको इधर ले लो, कौन सा सही नजर आ रहा है? अरे ये कहां से हो जाएगा? बी स्क्वायर हाँ हाँ, क्या लग रहा है? देखो समीकरण तो ये वाला है, ऊपर नीचे फेंकने के लिए। अब आप एक बार देख लीजिए, हाँ भाई, इसको इधर ले जाओ, बी स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस वाला ले लो। अब इन्होंने ये उल्टा सीधा कर दिया, आप तो ये सी वाला है ना, कोई बात नहीं, ये ए सी बी डी ऐसे लिख दिया, तो मतलब सेकंड वाला सही हो जाएगा। एक बार इसको सही कर देता हूं, ऑप्शन इसको ए दे देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं, ठीक है ना? ए वी सी डी, वी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आप देख लो, अब देख लो, हाँ हाँ, वो ऑप्शन में उल्टा सीधा लिख रखा है। चलो अगला देखो, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। भैया ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान पूछा, अणु 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 अणु। एक ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, दूसरे ऑक्सीजन का वजन भी 16, टोटल वजन हो जाएगा 32। आणविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। 12। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। हमारी जो आंखों के रोग है ना, आंखों के रोगों की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया और एक दे रखा मायोपिया। चेक कर लो, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम दूरदृष्टि दोष रोग बोलते हैं, जहां पे निकट की वस्तु आपको कैसी दिखाई देती है? धुंधली। इनका नाम पूछ रहा है, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, गलत हो गया। प्रेस बायोपिया इसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष रोग। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इंग्लिश का हिंदी नाम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ये नाम हिंदी इंग्लिश नाम पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछा इसमें। निम्नलिखित में से आर्गन का एक समभारिक है, समभारिक, आइसोटॉप की बात हो रही है, आइसोटॉप समभारिक, भार समान है। प्यारे विद्यार्थियों, आर्गन का वजन 40 है, तो ऐसा उत्तर ढूंढो जिसका वजन 40 हो। तो इधर कैल्शियम का भी वजन कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम का भी वजन कितना होता है? 40। समभारिक की बात हो रही है, जहां पे भार समान होता है, जहां पे भार समान होता है। अगला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका, अरे भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीजों से मिलकर बनता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में, जैसे देखा होगा आपने, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षणानुवर्तन, रासायनुवर्तन, इस तरह के आपको दे रखे हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहां पे जैसे हम प्रकाशानुवर्तन की बात करते हैं, तो वो या गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो वो उस डायरेक्शन की ओर मुड़ जाते हैं। तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, ये ही इसका राइट आंसर है। एक बार पढ़ के देखो, ये अपने कक्षा 10वीं का, जैसे आपने दो शब्द पढ़ा होगा, एक तो होता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर मुड़ना, भाई प्रकाश की ओर मुड़ना, जलानानुवर्तन, जल की ओर जाना, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाना। मेरे भाई ये जो चीज होती है, जो पदार्थ होता है, उसकी ओर मुड़ना ही तो इसका मेन टारगेट होता है।
तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधों के भाग बढ़ते हैं या मुड़ते हैं, यही इसका राइट आंसर है। राकेश कुमार ए, राम प्रसाद भाई, बहुत बढ़िया भाई, बायोलॉजी किंग, ठीक है, ओके भाई। क्षत्रिय रामचरण जी, बहुत बढ़िया, सभी भाइयों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट में डालो मेरे कहने से, और चेक करो एक बार इसको। हाँ भाई, एक बार इसको चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर, एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। बढ़िया क्वेश्चन, एक बार इसको चेक करो यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। ये जो जी का मान है ना, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, ये एक तो जी पे निर्भर करता है, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में फिक्स होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एम, एम है अर्थ। अगर ये जो द्रव्यमान लेते ना, ये जिस ग्रह की बात होती है उसी का द्रव्यमान लिया जाता है मेरा भाई। एम क्या है ये, अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, तो ये द्रव्यमान पृथ्वी का होता है, न कि उस वस्तु पे। प्यारे विद्यार्थियों, जी का मान द्रव्यमान पे निर्भर करता है, बात को समझना। जी का मान द्रव्यमान पे निर्भर करता है, लेकिन वो द्रव्यमान जिस ग्रह की बात हो रही है, और ये त्रिज्या भी उसी ग्रह की लेनी है जिस ग्रह की बात हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्वेश्चन ये कहा गया है, पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करता। इस लाइन को समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m, तो जी का मान इसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। जी का मान इस वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, मतलब इस वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहेगा। जी का मान उस ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। 17 नंबर, एक मटर का पौधा है, अन्य पौधे पर किसकी सहायता से बढ़ता है। तो ये प्रतान होती है, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा, खूब 7वीं 8वीं की किताबों में आ जाता है। मटर जो है दूसरे पौधे पर ये प्रतान की सहायता से चढ़ता है। 18 नंबर, 4 वॉट प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट में डाल लो मेरी तरफ से। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या ला रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप ऐसे लगा के उत्तर भेजा करो कि भाई 18 में ए, 17 में ये, ऐसे लगा के भेजा करो। कहने नंबर जो आंसर आप भेजते हो ना, तो मेरे पास वो कम से कम 18 या 20 सेकंड बाद में आता है। आपका आंसर मेरे पास, मेरे और आपके बीच में लगभग 18 सेकंड का अंतर चलता है, लाइव में चलता है, चाहे भले 10-12 सेकंड का चलता होगा, 15, लेकिन अंतर चलता है। जैसे अभी मैं ये ढक्कन रख रहा हूं, तो ये आपको और दिखाई देगा 10 सेकंड बाद में। हाँ भाई हरकेश, क्या मामला है। इनको बोलो कि एप्लीकेशन पे बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, जिनकी किसी की वैलिडिटी खत्म हो रही है, बढ़ा लीजिए। देखो 4 वॉट आपको इस बार शक्ति का मान दे रखा है, 4 वॉट, बहुत बढ़िया। और इस बार आपको ऊर्जा जो दे रखी है, कार्य जो दे रखा है, 400 जूल आपको ये दे रखा है। और आपसे प्रतिरोधक में धारा, धारा कितनी होगी, धारा का मान ज्ञात करवा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास एक फॉर्मूला है, यूज करिए एक बार। H बराबर
आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले से आप धारा ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, प्रत्येक सेकंड में, समय भी तो दे रखा है, समय दे रखा है 1 सेकंड में। तो देखो दोस्तों, ये ऊर्जा दे रखी है, एच दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में आपको एच का मान दे रखा है, ठीक है। धारा आपको ज्ञात करनी है, प्रतिरोध नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, समय दे रखा है। तो पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए बी अपॉन आई से, ठीक है। तो भैया आपको वोल्टेज नहीं है, तो आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, यदि, सुनिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता जब तक इसकी भाषा सही नहीं होगी। सुनो थोड़ी देर, आपने उत्तर कैसे ला दिया, क्योंकि आप तो धुरंधर ला देते उत्तर में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है ना, ये पहली बात तो वोट नहीं है प्लीज, 4 ओम प्रतिरोध है ये। आप उत्तर ला दे तो मुझे पता है, लेकिन ये ओम है, ओम है, ओम है, ओम है, ओम ओम। इधर देखो, आपने तो उत्तर ला दिया, भगवान जाने कहां से ला दिया, है ना, क्योंकि आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो, आप तो ला देते हो कैसे भी ला, घुमा फिरा के। हाँ भाई, इसको सही कर लो मेरे धुरंधर हो, 4 ओम कर लो, प्रतिरोध कर लो 4 ओम। हीट हीट कर लीजिए 400 जूल, समय कर लो 1 सेकंड, और धारा का मान ज्ञात कर लो। ऐसे तो हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला ये यूज करिए, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। दोस्तों, यहां से आपको आई स्क्वायर ज्ञात करना है, आई स्क्वायर ज्ञात करना है। तो H अपॉन आर टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आई ज्ञात करेंगे तो इनको अंडर रूट में डालो, H अपॉन आर टी को अंडर रूट में डालो। ऊष्मा बोलिए 400, प्रतिरोध 4 इंटू 1, अंडर रूट में जाने दो। बढ़िया क्वेश्चन है। 400 को बाहर निकालो 20, 4 को बाहर निकालो 2, 20/2, 10 एम्पियर की धारा होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए। ओम है, पहले तो इसको सही कर लेना, इस करेक्शन को, इसको 4 ओम करेंगे, इस करेक्शन को सही कर लेना मेरा भाई, 4 ओम कर लेना, आराम से उत्तर आएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प, ऑक्सिन हार्मोन। मेरे भाई, पादपों में 4-5 हार्मोन ही है, हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। 5 हार्मोन, 2-2 लाइन याद करिए, इससे ज्यादा कतई नहीं पढ़ना है पादप हार्मोन में। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का काम है एक तरह से पौधे की वृद्धि करवाना। तो तने की मोटाई में वृद्धि करना, कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करना, पुष्पन को प्रेरित करना, और पौधों को कीट रोगों से बचाना। तो इसका सही जवाब है कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि। एक्चुअली ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये टिप पे पाया जाता है, टिप पे। तो इसका काम है मेनली तने की वृद्धि करवाना, टिप पे पाया जाता है। तने की मोटाई में वृद्धि करवाना ये ऊतकों के काम है। आपने पढ़े हैं ऊतक, और पढ़ना, आपने जब पादप ऊतक पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन सा ऊतक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विभ्यूतक, और एक होता है हमारा स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। तो वहां पर विभ्यूतक 3 प्रकार के होते हैं। तो तने की मोटाई करने का जो काम करता है वो कौन सा ऊतक करता है, तने की मोटाई। एक होता है शीर्षस्थ विभ्यूतक, एक होता है पार्श्वीय विभ्यूतक। तो तने की मोटाई कराने का जो काम है वो पार्श्वीय विभ्यूतक का है।
तने की मोटाई का काम पार्श्वीय विभजूतक का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रवस्था परिवर्तन नहीं है? कौन सा? प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है संघनन, वाष्पन, उत्सर्जन, उद्पाटन, तो उत्सर्जन इसका पार्ट नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ठोस से द्रव संगलन, द्रव से वाष्प इसका वाष्पीकरण, इसके बाद में वापस वाष्प से द्रव इसको बोलते हैं संघनन, इसके बाद में द्रव से वापस ठोस इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठोस से डायरेक्ट गैस इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर ये सिस्टम के साथ उत्सर्जन का कोई लेना देना नहीं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए सर, 20 नंबर का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ एग्जाम में आया था, बिल्कुल आया होगा भाई साहब। कौन सा? हाँ मेरे भाई, ये जो साइंस है ना, ये पूरे इंडिया में एक जैसी चलती है, बस अंतर है किसी के हिंदी इंग्लिश, बाकी की मेरे भाई 9वीं 10वीं की विज्ञान हर जगह काम आती है, पूरे जीवन भर काम में आएगी। जब जब एग्जाम देने जाओगे, आपको कहीं ना कहीं साइंस चाहे 4 क्वेश्चन मिले, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए, चाहे 40 आए, मेरे भाई आपसे हम तो एक ही बात बार बार कहते चल रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ते चलो जितना हो सकता है इतना, लंबवत में 0 हो जाता है मेरे भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है? इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। सबने कितनी बार रिपीट हुआ है, अरे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार रिपीट हुआ था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का, क्या समय खराब कर रहे हो, आयनों का आदान प्रदान कहां पर होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। अब तो कक्षा 10वीं के बच्चों का भी ये पाठ पूरा हो चुका है। ये थोड़ा सा अजीब गरीब क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भाई इसको पकड़ जाएंगे। दोस्तों, स्पोरेंगिया व्लॉग में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो अंततः नए राइजोपस, इससे पकड़िए इस क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों, राइजोपस के अंदर ऐसे किनारों पर आपको, ये है बीजाणु धानी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बीजाणु धानी, और इसके अंदर हम हिंदी में बोलते हैं कि इसके अंदर होते हैं बीजाणु। ऐसा होता है राइजोपस नामक कवक में, राइजोपस नामक कवक में, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों इसी के द्वारा, इन बीजाणुओं के द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। तो बस थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन को पकड़ना है, ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो यह है बीजाणु निर्माण। किस, ये इस राइजोपस की बात हो रही है। तो ये जो है ना, ये शब्द बीजाणु धानी, बीजाणु, तो इसको इंग्लिश में बोला गया है। इस देखो एक डायग्राम भी है, देखो एक डायग्राम भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हा। देखो ये है, ये इसको बोलते हैं, ये है हमारी बीजाणु धानी, इसके अंदर है बीजाणु। तो ये राइजोपस का चित्र है। राइजोपस के अंदर अलैंगिक जनन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइजोपस के अंदर हिंदी में हम बोलते हैं, ये जो गोल गोल सा हिस्सा इसको बोलते हैं बीजाणु धानी। इसके अंदर होता है बीजाणु स्पोर, स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, और एक अनुकूल परिस्थिति में ये भित्ति फटने से प्यारे विद्यार्थियों हर एक स्पोर से एक नया राइजोपस तैयार होता है। ठीक है एनसीईआरटी में 10वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ये सीधा है, इसमें हो सकता है कि
कुछ भाई भटक जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, गैस का भी निर्माण होता है, अवक्षेप भी बन सकता है, भौतिक अवस्था भी बदलती है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। रंग में प्यारे विद्यार्थियों, आपने जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी है, बात को समझिए आराम से, ठंडे दिमाग से। मेरे भाई, हमने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। मेरे भाई, उनके अंदर जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, अरे भाई, रासायनिक परिवर्तन में गैस का भी निर्माण होता है, क्यों नहीं होता है, हैं? मेरे भाई, गैस भी बनती है, अवक्षेप भी बनता है, भौतिक अवस्था भी बदलती है, रंग भी बदलता है। ये, अरे अपने दिमाग को घुमाओ, कितनी सारी रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ी है। तो ये चारों परिवर्तन आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है, और यही रासायनिक परिवर्तन है मेरे भाई। चारों उत्तर सही है। अगर बात करो कक्षा 10वीं के पहले पेज पे लिख रहा है क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूं, कक्षा 10वीं की किताब के पहले और दूसरा पेज खोल के देख लो, ये चारों शब्द लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर, भाई ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। एक धारावाही परिनालिका के अंदर, ये तो हमने सुना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है, लेकिन कहा गया है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह की होती है? तो भैया, समांतर सरल रेखाएं, इस तरह की अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। तो ये जो आपकी बल रेखाएं होती है, बल रेखा, ये समांतर सरल रेखाओं में होती है। दोस्तों, एक लाइन इसकी साइड में और पटक लेना, यहां संकेंद्रीय थोड़ी चलता है, संकेंद्रीय चलता है वृत्ताकार लूप या पास के ऊपर चलता है, या किसी सीधे धारावाही चालक पर चलता है, संकेंद्रीय। ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा, भैया दो बार रिपीट हो गया, अभी तो बात हुई थी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। अरे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, अर्धसूत्री विभाजन, पहली बार आया है शायद क्वेश्चन, कक्षा 9वीं के अंदर है ये। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर कितनी नई कोशिकाएं बनाती है? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अर्धसूत्री जो विभाजन होता है हमारी जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। मेरे भाई, इस लाइन को सुन, दो तरह के विभाजन है, समसूत्री विभाजन, ये हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में समसूत्री विभाजन चल रहा है। लेकिन हमारे वृषणों के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती है, इधर महिलाओं के अंडाशय के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती है, तो जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये जनन कोशिका है, इसमें अभी 23 जोड़ी गुणसूत्र है, 23 जोड़ी मतलब 46, इसको बोलते हैं 2n, द्विगुणित कोशिका। मेरे भाई, पहले इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, और जब 1 से 2 कोशिकाएं बनती है तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है, 23 यहीं पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद इसमें एक और विभाजन होता है जो समसूत्री के समान होता है, और ये अब नहीं बदलेंगे, अब सब में 23 रहेंगे, 23 जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं, 23। तो भाई, जो गुणसूत्र आधे होते हैं ना, ये अर्धसूत्री फर्स्ट में ही हो जाते हैं। ये दो स्टेप में चलता है मेरे भाई, ये होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, जिसको भाई सुन, इन शब्दों को सुन लीजिए मेरे इंटेलिजेंट, अर्धसूत्री फर्स्ट को ही न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं, क्योंकि इसी स्टेप में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसी स्टेप में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। यहां से आगे, ये जो आगे, ये अर्धसूत्री सेकंड होता है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री सेकंड। ये समसूत्री के समान चलता है, यहां पर गुणसूत्र समान, यहां 23 है, यहां भी 23, ये समसूत्री के समान चलता है,
मेरे भाई इस लाइन को समझ लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नई पुत्री कोशिकाएं बनती है, 4 नई पुत्री कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहां 46 है तो इनमें 23 गुणसूत्र है और इन्हीं से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। मेरा भाई शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में यही विभाजन चलता है। इसमें भी तो 23 गुणसूत्र है, इसमें भी तो 23 गुणसूत्र होते हैं। याद करिए ये 23 गुणसूत्र बने कैसे? ये बने अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। सीखना तो पड़ेगा। अर्धसूत्री फर्स्ट को, अर्धसूत्री जो फर्स्ट है इसी में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, फिर नहीं होते, बार बार थोड़ी होते हैं। जैसे मान ले इसमें गुणसूत्र 46 है तो जब अर्धसूत्री फर्स्ट होता है ना तो वहीं पे गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, तो यहीं पे फिर नहीं होते। फिर ये आधा हिस्सा जब यहां 23 है तो यहां भी 23 है, ये तो समसूत्री हुआ। यहां समान है, यहां 23 है तो यहां भी 23, ये तो आगे तो समसूत्री जैसा ही चलता है। इसका नाम अर्धसूत्री सेकंड दे दो या समसूत्री के समान बोल दो इसको। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताइए अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म उपापचय को कंट्रोल करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन। अरे कौन सा हार्मोन है जिसके लिए आयोडीन की जरूरत है? इससे पकड़िए, इस शब्द से पकड़ दो नीचे वाले से। कौन से हार्मोन में आयोडीन की जरूरत होती है? तो भैया थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर, जो थायरोक्सिन हार्मोन का नाम ही आयोडीन युक्त हार्मोन है, इसी के लिए आयोडीन की क्या होती है? जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट को बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको विभवांतर का फॉर्मूला आता है, V बराबर W/Q। प्यारे विद्यार्थियों अगर कार्य का मान 1 जूल होगा, आवेश का मान 1 कूलाम होगा, उत्तर 1 वोल्ट पकड़ के जाएगा। 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो ये है हमारा। प्यारे विद्यार्थियों एक छोटी सी सूचना आपके लिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए साइंस लाइव पढ़ाता हूं शाम को 6 बजे। ये मेरा डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जाकर आप पूरा विज्ञान लाइव भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो। आप वहां पे डेमो क्लास देख सकते हो, कम से कम 10 घंटे की क्लासें आप फ्री में देख सकते हो। अगर सब कुछ बेहतर लगे तो एक बार विज्ञान जरूर पढ़ लीजिए। डाबरा सर मतलब एनसीईआरटी, बस कहानी यही है। जिसने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, एक बार अपने जीवन में दांव लगा दीजिए, क्योंकि आज मैं आप ही की वजह से धीरे धीरे अपने पूरे YouTube चैनल पर साइंस के अलावा कोई क्लास नहीं होती है। हमारे एप्लीकेशन पे भी साइंस के अलावा कुछ नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो, जो आदमी अपने पूरे सिस्टम पे केवल साइंस पढ़ाता होगा वो कितनी मेहनत करता होगा। तो जिसने ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिया आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। और इतना मैं दावा कर रहा हूं कि कमजोर से कमजोर प्राणी विज्ञान सीख सकता है, ये मेरी गारंटी है। अपने घर परिवार रिश्तेदार के अंदर कोई ऐसा बच्चा जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, एक बार यहीं से विज्ञान पढ़ा दो, मैं दावा कर रहा हूं उसको जीवन में कभी विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। चाहे कोई बच्चा आपके घर परिवार में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, फाइव, विज्ञान की जरूरत उसे कदम कदम पे पड़ेगी। जैसे राजस्थान की पटवारी की परीक्षा देख लेना, पेपर आया जब भर भर के विज्ञान आएगी। राजस्थान एसआई की परीक्षा है, भर भर के विज्ञान आएगी। रीट लेवल सेकंड, दावा कर रहा हूं जिस दिन पेपर आएगा ना उसी दिन आपको खोल के दिखा दूंगा। 90% की गारंटी ले रहा हूं मैं, 100 की तो नहीं कहता, लेकिन 90% विज्ञान आपकी हर पेपर में सही होगी। अपने लेवल जर्नल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, इनके सबकी जिम्मेदारी मेरी है। समय निकालना पड़ेगा, विज्ञान सीखनी पड़ेगी। कोई ये कह दे कि 2 महीने में विज्ञान सीख जाऊं, नहीं सीख सकता मेरा भाई। इस विज्ञान को सीखने के लिए तुझे 6 से 8 महीने का समय लगेगा, अगर नया बच्चा है तो। अगर नया बच्चा है तो भाई लगेगा समय। आज कह रहा हूं मैं,
अगर आप एकदम नए बच्चे हो तो आपको समय लगेगा, और लगा लो समय। एक ग्रुप डी की परीक्षा से लेकर, एक ग्रुप डी की परीक्षा से लेकर आरएस आईएएस तक की परीक्षा में जब जब भी आप जाओगे कहीं भी, तो हर टीचर एक ही बात बोलेगा कि 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ ले, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ ले। हर जगह पर हर टीचर एक ही बात बोलेगा। तो भाई पढ़ लो, बाकी आपकी मर्जी है। ग्रुप डी से लेकर किसी भी आरएस अधिकारी, किसी भी आईएएस, कभी भी किसी का इंटरव्यू देख लेना, वो एक ही लाइन बोलेगा आपसे। मैं तो कह रहा हूं 8वीं को और जोड़ ले, कक्षा 8 9 10 तीनों को जोड़ ले, यहीं से एनसीईआरटी पढ़ डाल, और जीवन में दोबारा कभी विज्ञान नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ लो, अगली साल पढ़ लेना, लेकिन जिस दिन भी पेपर दे के आएगा आपको अचम्मा सा होगा, क्योंकि अब वो चीजें बंद हो गई। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? गुरुजी विटामिन ए से तो रतौंधी होता है। अब बंद हो गया, ये रतौंधा बंद हो गया। सर मानव शरीर में कितनी हड्डी है? 206 हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? अरे मेरे भाई ईमर फीमर बंद हो गए, कम आने लगे आजकल, ये बंद हो गए, ईमर फीमर बंद हो गए आजकल। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, वो आते हैं एनसीईआरटी से बनाए हुए क्वेश्चन। जब हम और आप जब विज्ञान पढ़ते थे तो आपने सुनी होगी, ओ यार कहीं पता नहीं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे कहते थे। जब पेपर कठिन आता था, जब आपने हमने 10वीं की परीक्षा दी होगी ना, तो आपने एक लाइन सुनी होगी, ए यार बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया, बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया। ये बीच में से क्वेश्चन क्या होता है? ये बीच में से क्वेश्चन वही होता है जो बच्चा लाइन टू लाइन चीजें पढ़ता है। और एक शानदार ऑफर चल रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, आप पूरा साइंस जो है अभी आप इसको 299 में परचेज कर लीजिए, ऑफर में चल रहा है 299, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, दोनों 299 में ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी का जब यही फीस आप 499 दे रहे होंगे, फिर आप मत कहना कि गुरुजी अब कहां गया वो ऑफर, चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये मौके होते हैं, कैसे भी मानो इनका फायदा उठाइए, और ये इतनी सी फीस है जिसको आप सहन कर सकते हैं। मेरे भाई हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन ये है कि आपको एक बोल्ट को परिभाषित करना है। तो पहले ये देखना कि बोल्ट जो है ना, बोल्ट किस सूत्र में आता है। तो विभवांतर V, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W/Q। तो यहां से कार्य ले लो 1 जूल, आवेश का मान ले लो 1 कूलाम, उत्तर बन जाएगा 1 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, जो पढ़ रहा होगा ना, शायद मैं दावा कर रहा हूं 100 में से 99% बच्चों को मेरी विज्ञान समझ में आ रही होगी। बाकी आपकी मर्जी है, कोई नया बच्चा है 10-20 दिन पढ़ के देख ले। उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड एक गलत लाइन आपको छांटनी है। मनुष्यों में जो किडनी होती है वो बक्षीय क्षेत्र में होती है। देखो भाई, ए मेरे भाई सुन इधर, ये आपके शरीर के 2 हिस्से हैं, इसको बोलते हैं उदर गुहा, पेट वाले भाग को बोलते हैं उदर गुहा, और ये बीच में बंटवारा कौन कर रहा है? ये बंटवारा करता है डायफ्राम, ये बंटवारा करता है हमारे शरीर का डायफ्राम, और इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं बक्ष गुहा, थोरेसिक थोरेसिक थोरेसिक। ओ सुन मेरे भाई, हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, ये ऐसे समझो, यहां पर यहां डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे जो आप पेट बाड़ो भाग बोले, पेट बाड़ो, इसको बोलते हैं उदर गुहा, उदर मतलब पेट बाड़ा, और ये वाला हिस्सा इसको बोलता है बक्ष गुहा। तो किडनी कहां है? किडनी यहां है, छाती वाले भाग में होती है क्या किडनी? नहीं गुरुजी, बात समझ में आई, किडनी तो गुरुजी यहां है। कहां पर? उदर गुहा में, उदर गुहा में है, उदर गुहा में है। किडनी पीछे की तरफ होती है, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है।
किडनी बक्ष गुहा में नहीं होती मेरा भाई, उदर गुहा में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, ठीक है। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो इस जगह पर आपका मूत्राशय होता है। जी हां, मूत्र जो है वो मूत्राशय में इकट्ठा होता है, ये लाइन सही है। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, सही है। ब्लड में से CO2 फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों में से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड पकड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है तो ए लगाइए उत्तर। एक गलत पूछ रहा है भैया, कभी कभी चक्कर पड़ जाता है, पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। 2 लाइन सही है, 1 लाइन गलत है। गलत पूछ रहा है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट करिए और इस स्ट्रक्चर को समझिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है और ये किडनी जो है हमारे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीछे की तरफ रहती है मेनली, ये सिस्टम हमारा पीछे की तरफ होता है। 32 नंबर क्या कहता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों? बढ़िया क्वेश्चन है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर ज्यादा होती है, इसका रीजन बताना आपको। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको देसी भाषा में सिखाऊं इस क्वेश्चन को। तो जो लिक्विड होते हैं ना, उनके कण दूर दूर होते हैं। जो द्रव होते हैं उनके कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस ठोस ठोस, ठोस में क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं, कण पास पास होते हैं, कण पास पास होते हैं। गर्म करोगे जल्दी से गति नहीं करेंगे। द्रवों में कण थोड़ी दूर दूर होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा रहेगी। गर्म करोगे तुरंत गति करके फैल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर ज्यादा होती है। देखो, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। डी ऑप्शन भी सही है, पकड़िए इसको। गलती कहां है? द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान नहीं होता। अरे भाई, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है रिक्त स्थान, ये गलत हो गया। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, करते करते करते, ये यहां से गलत हो गया, करते हैं। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, करते 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 करते। जय हो मेरे भाई। 32 में डी पकड़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाण्विक होती है? 1.25 घंटे का टाइम हमने ले रखा है मेरे भाई। जितने भाई लाइव क्लास के साथ जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं, हमने जो क्लास का टाइम ले रखा है वो 8 से 9:15 ले रखा है ना। 1.25 घंटे लगेंगे क्योंकि पेपर में 40 क्वेश्चन है, हर पेपर में 40 क्वेश्चन है दोस्तों। द्विपरमाणु, आर्गन एकल परमाणविक अवस्था में पाया जाता है, हीलियम एकल परमाणविक अवस्था, ऑक्सीजन द्विपरमाणविक, फास्फोरस 4 और सल्फर बहु 8। तो आपसे द्विपरमाणविक अवस्था पूछी है, आंसर हो जाएगा यहां पे ऑक्सीजन। चलिए 33 नंबर, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा क्यों होता है? सरल स्थायी ऊतकों में केवल सरल स्थायी ऊतक से थोड़ी होती है ऐसे, जटिल स्थायी ऊतकों में क्या? विभाजित ऊतकों, जिन्हें विभज्यूतक भी कहा जाता है, कि उन भागों में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। जी हां, अभी तो बात हो रही थी प्यारे मेरे भाई, क्वेश्चन ये था कि पौधों में वृद्धि को निश्चित क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी बात हम कर रहे थे, कहते हैं पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्यूतक, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। साइडों में होता है पार्श्वीय विभज्यूतक, जिससे आपके तने की मोटाई बढ़ती है। एक होता है अंतर्वेशी विभज्यूतक, जो कि पौधे की लंबाई में ही वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी पकड़ लीजिए इसका, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। 35 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। लाइव वाले बच्चों, जितने भी भाई अभी साइंस का लाइव बैच पढ़ रहे हैं, इसका जवाब दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35, जितने भी भाई अभी लाइव पढ़ रहे हैं, 35 नंबर का नंबर लगा के आंसर चाहिए मुझे। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले आपका जो टॉपिक चल रहा था अम्ल क्षार लवण वाला, उसमें ये क्वेश्चन करवाया, जल्दी से जवाब दीजिए।
और ये भी बता देना कि लाइव कौन कौन पढ़ रहा है आप में से, लाइव बैच में कौन कौन है। ओह, इस क्लास का पीडीएफ डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ये क्रिया 2 स्टेप में होती है। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमसे विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो अभी अम्ल क्षार लवण की जब मैं क्लास नंबर 6 आपको पढ़ा रहा था तो ये रहा, एक बार स्क्रीन पे देखो, ये लाइव बैच में मैंने ये लिखा है कि ये हमारा मीठा सोडा है, मीठा सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये रहा मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो पहले सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल से कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इधर देखो, इधर देखो लाइव वाले भाइयों, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो पहले तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल से कराते हैं 10 जल के अणु से, तब बनता हमारा धावन सोडा। तो ये एकदम हमारा जो लाइव बैच चल रहा है उसके अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती है। यहां धावन सोडे के कुछ उपयोग हमने लिखे हैं। ये क्रिस्टलन जल के अणु किसे कहते हैं ये बात हमने लाइव बैच में बताई है बच्चों को, और इधर जिप्सम के बारे में भी बताया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी इनको बताया है। तो ये हमारा वो है जो लाइव बैच में चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक पूरा हो चुका है लाइव बैच में। आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मेटल और नॉन मेटल। जी हाँ, लाइव बैच में आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मेटल और नॉन मेटल। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। दोस्तों, 36 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने आपको फिर बता दे, ये रासायनिक अभिक्रिया वाले उसमें कराया है ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही। लेड नाइट्रेट, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट लिख देते हैं इस क्रिया को। दोस्तों, लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है। दोस्तों, यहां पर ये जो गैस बनती थी ये वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये ही भूरे रंग का धुआं किस गैस के कारण होता है, तो ऐसा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। रट लेना मेरा भाई, ये रासायनिक अभिक्रिया वाले उसमें है। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल एकल बंध के द्वारा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो इसका मतलब ये एल्केन समूह की बात हो रही है, और एल्केन समूह की अगर बात हो रही है, एल्केन समूह की बात होती है तो इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त अनसैचुरेटेड में चले जाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड, प्यारे विद्यार्थियों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चली जाती है। 38 नंबर का क्वेश्चन, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है
वो बढ़ने लगती है। ये लाइन कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दे रखी है। अगर किसी पदार्थ की हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगी? जब उसको आप गर्म करोगे, उसके कण जो है टकराएंगे, कण टकराएंगे, उनके बीच में गति होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कौन सा धातु युग्म आज ही पढ़ाया है कमरे के ताप पर पिघलने लगता है? आज ही पढ़ाया है, आज ही की लाइव की क्लास में है, मेटल और नॉन मेटल के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ाया है। कौन सा धातु का जोड़ा कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? दोस्तों मानो या मत मानो, ये तो मैंने आज ही के चैप्टर में पढ़ाया है, मेटल और नॉन मेटल। आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है, कहां गया? ये रहा, कहां गया आज का? नहीं, ये वाली पीडीएफ नहीं, आज ही के उसमें हमने, हाँ ये रहा, देखो साफ सुथरा, ये आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। ये आज की क्लास है, ये आज की क्लास है, रंगारंग क्लास हुई है आज। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने लिखा है, देखिए ये लिखा, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद है मरकरी। मरकरी तो ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। यहां लिखा है, देखो, गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर, कमरे के, हाँ 303 आज ही बताया है, कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर पिघल जाती है। यह है गैलियम और सीजियम। दोस्तों आपको पता होगा, कमरे का ताप का मतलब लगभग 25 डिग्री, ऐसे लिखते हैं, 25 से 28 डिग्री लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आज की लाइव क्लास की पीडीएफ डाल देना। ठीक है साहब जी, जरूर डाल देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो ऐसी धातु है गैलियम और सीजियम जो कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर, मैं तो कहता हूं कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑटोमेटिक ही पिघल जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार। स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम क्या है? मेरा भाई अभी तो बात हुई थी, स्पाइरोगायरा के अंदर जो विधि चलती है वो खंडन विधि चलती है। और मेरे भाई अगर समय मिल जाए तो मैं मेरे डावरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने बहुत सारी इमेज डाली है, पूरी एनसीईआरटी की इमेज वहां पर मैंने डाली है। उन इमेजों को इकट्ठा कर लेना मेरे भाई। देखो ये कक्षा 10वीं में ये थी इमेज, कहां गई? स्पाइरोगायरा, अमीबा, लिस्माइनिया, प्लाज्मोडियम, तो इनके अंदर खंडन विधि चलती है। खंडन विधि का यहां वर्णन लिख रहा है, देखो ये सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में जनन की एक सरल विधि काम करती है। स्पाइरोगायरा में छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित है। ये पेज है खंडन विधि, साफ सुथरा लिख रहा है खंडन विधि, एनसीईआरटी कक्षा 10। तो ये है मेरे भाई, पूरे पेजों को आप उठा लो। इस क्लास का पीडीएफ आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये था हमारा मेरे भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर नंबर 10। कल फिर मिलते हैं, रात को 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक का टाइम हमने आपसे ले रखा है। थोड़े से 40 क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मली 1 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, तो हमने टाइम ले रखा 8 बजे से 9:15 बजे तक का टाइम ले रखा है। तो अच्छे रहो, खुश रहो, सीखते रहो और टारगेट बना लीजिए कि हमें नौकरी लगनी है तो एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए थैंक यू। बाकी का लाइव जो क्लास चल रही है वो शाम को 6 से 7 चलती है दोस्तों। एप्लीकेशन पे लाइव क्लास का टाइम शाम को 6 से 7 का है। थैंक यू।